गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को, सभी एस्पायरेंट्स को चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस फ्यूचर के हमारे जो मिशंस हैं। ओके, इसरो के लिए भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जो कोई भी देश आज तक नहीं कर पाया वो इंडिया ने इस बार करके दिखा दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है। ओके, अब आगे के जो स्टेप हैं उसमें अगर हम देखें, जैसा कि अगर आप लोग जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें साइंस एंड टेक, स्पेस टेक्नोलॉजी अगर इसमें हम बात करें तो इसमें कुछ हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट मिशंस होते हैं जिनके बारे में कभी किसी एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आपको भी थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए कि कब कौन सा मिशन, क्या उसका पर्पज है, ओके, क्या उसके टारगेट है, ये सब किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग की गई है उसका मेन पर्पस क्या है। तो उसके दो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से? कि वहां का जो साउथ पोल का, जो चंद्रमा का साउथ पोल है, वहां पे क्या करना है उनको, वहां के जो रॉक्स है, उसका मटेरियल है, ओके, मून लैंड सरफेस का, इनकी स्टडी करना है। साथ ही साथ उन रॉक्स की एज और इनका पता करना है, कंपोजिशंस का, उसमें कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, क्या उसमें वाटर इस तरीके की चीजें मौजूद हैं, उसके कोई एविडेंस है। तो इनको हमको वहां पे ऑब्जर्व करना है। क्लियर? आगे के जो हमारे मिशन है उसमें अगर हम देखें तो प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक, सितंबर तक, हमारा जो नेक्स्ट मिशन है इंडिया का, ओके, स्पेस मिशन, उसमें है आदित्य L1। ओके, एंड आई होप 2024 नेक्स्ट ईयर, यानी आपका एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिशन है, वो है आपका गगनयान। ओके, तो ये आने वाले हमारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है इंडिया के लिए। ओके, विश्व के अगर हम जो बड़े देश हैं, जो पावरफुल कंट्री हैं, P5 नेशंस की इवन हम बात करें तो उन तक की कैपेबिलिटी नहीं हो पाई कि उन्होंने इस एरिया में अपना कोई सक्सेसफुल लैंडिंग की हो। कोशिश सबने की है पिछले, हम 3-4 डिकेड से देखें तो सभी कंट्री जो है, ये रसिया हुआ, चाइना, यूएसए, ये सब ने प्रयास किए लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, ओके, बट जैसा कि आप लोग जानते हैं लास्ट हमारा चंद्रयान 2 जो मिशन था वो जो लैंडिंग थी उसमें प्रॉब्लम हुआ। बट इस बार जो है हमने उस प्रॉब्लम को, यानी इससे हमें क्या सीख मिलती है एज ए एस्पायरेंट, ओके, इससे हमको ये सीखना चाहिए कि भाई जो हम पीछे, जो हमारी असफलताएं हैं, ओके, उनसे हमें सीखना चाहिए, उन असफलताओं से सीख के आगे बढ़ना चाहिए। ओके, और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका कि उन असफलताओं से सीखते हुए सफलता को प्राप्त करना। ठीक, इससे बेटर एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता। ओके, चलिए, तो अगेन ढेर सारी बधाइयां आप सभी लोगों को। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आज जो हमारा टॉपिक है भाई, वो है, हम इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे थे। ठीक, इसमें अगर हम देखें तो हमने लास्ट जो देखा था रिवर वाटर या रनिंग वाटर, इनके कारण होने वाले जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स थे उनकी बात की हमने। सी वेव्स की अभी लास्ट वीडियो में हमने बात की कि उनकी वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका सेकंड लास्ट होगा इस टॉपिक का। इसके बाद एक और है, वो है विंड इरोजन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिलेटेड सीधे ग्लेशियर से। ओके, ग्लेशियर, ग्लेशियर्स के बारे में इसमें हमको देखना है कि ये कौन कौन से डिपोजिशनल और आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? पहली चीज। ओके, तो इसमें हम लोग इसी वे में आगे बढ़ेंगे, तो बात करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं। जो थोड़े इसमें अजीब नाम आपको मिलेंगे, ठीक है, इससे भी ज्यादा थोड़े से जो नाम है इन लैंडफॉर्म्स के, वो आपको विंड इरोजन और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बताएं तो देखिए दो ही प्रोसेस है, या तो इरोजन हो रहा है या डिपोजिशन हो रहा है।
पहली चीज तो इनको ध्यान रखना है कि कौन इरोजन से बन रहा है लैंडफॉर्म, कौन डिपोजिशन से। ओके, पहला। दूसरा कि जो ये काफी नाम तो आप जानते हैं, लेकिन कुछ अजीब से नाम है जो हम देखेंगे इसमें, और पिछले वीडियोस में भी हमने बात की उनकी, तो उनके बारे में थोड़ा स्पेशल आप फोकस रखिएगा कि अच्छा ये विंड इरोजन से बन रहे हैं, ये रिवर इरोजन से बन रहे हैं, डिपोजिशन से बन रहे हैं, या ये ग्लेशियर इरोजन एंड डिपोजिशन से बन रहे हैं। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो हम लोग ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं। इसमें अगेन वही टर्म रहेगा, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। क्लियर भाई? ओके, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे हम लोग इरोजनल लैंडफॉर्म्स पे। क्लियर है? इरोजनल लैंडफॉर्म्स आते हैं हम लोग सीधे इस ग्राफिक्स पे। चले, इरोजनल लैंडफॉर्म्स में नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, इट इज अ हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली, ओके, इसको हम लोग हिंदी में लटकती हुई घाटी या निलंबित घाटी भी कह सकते हैं। लटकती या निलंबित घाटी। क्लियर? तो ये किससे बन रहा है? ये इरोजन से बन रहा है। ठीक है, किसके इरोजन से? ग्लेशियल इरोजन से बन रहा है। ओके, ये लैंड फीचर जो है उसमें हम बात करें, देखिए ग्लेशियर इरोजन कैसे करता है, पहले तो हम इसको समझे। जब क्या होता है, ग्लेशियर क्या है बेसिकली आपको पता है, कोई ऐसे एरिया या ऐसा हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया जहां पे आइस जो होता है, आइस शीट जो होती है वो फ्रीज हो, आइस शीट वहां पे पाई जाती है। जनरली वो ऐसे माउंटेनियस एरिया में जो आपके इस तरीके के शीट्स होती है उनको हम लोग ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है ना? ग्लेशियर्स के टाइप्स में भी इसको डिफाइन कर दिया जाता है, जैसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, मोंटाने ग्लेशियर, पिडमोंट ग्लेशियर, ये सब टाइप्स है इसके। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का एग्जांपल अगर हम दें तो अंटार्कटिका वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, वो पूरा कॉन्टिनेंट स्प्रेड है, वहां पर आइस शीट कवर्ड है। ओके, तो उसको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कह देंगे हम। माउंटाने या हम पिडमोंट की बात करें, माउंटेनियस ग्लेशियर की बात करें, तो माउंटेन्स के जो टॉप पर पाए जा रहे हैं ग्लेशियर्स, ओके, स्नो लाइन के ऊपर तक का जो पूरा एरिया है वो आपका माउंटेनियस ग्लेशियर हो गया। पिडमोंट ग्लेशियर्स होते हैं जैसे लद्दाख वगैरह में देख ले हम लोग, या जो हाई लैटिट्यूडनल एरिया में जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, इन सब एरिया में, ग्रीन ये आइसलैंड, यहाँ पे पूरा जो वैली एरिया है माउंटेन का वो भी फ्रीज्ड है। ओके, तो ऐसे हाई एल्टीट्यूड वाले, हाई लैटिट्यूड वाले एरिया में भी आपके ग्लेशियर्स वो पाए जाते हैं। तो इनको अलग अलग टाइप से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो हमको उसमें नहीं जाना है, हमको बात करनी है लैंडफॉर्म्स के फीचर्स की, इरोजनल और डिपोजिशनल। तो आए यहां पर देखें, इरोजनल लैंडफॉर्म्स है भाई ये ग्लेशियर्स। तो इसमें सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है दैट इज हैंगिंग वैली। ये दिख रहा होगा आपको, हैंगिंग वैली, इसको हम लोग निलंबित घाटी या लटकती हुई घाटी कहते हैं। क्लियर? ये बनती कैसे है? तो जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, यहां पे ग्लेशियर है, ये जब धीरे धीरे मेल्ट होता है तो इसमें होता क्या है कि इसके आसपास जब ये फ्रीज रहता है, ठीक है, फ्रीज रहता है, तो आसपास की जो रॉक्स होते हैं, डेब्रिस होते हैं, छोटे कंकड़ पत्थर, ये सारे मटेरियल्स अपने अंदर उनके चारों ओर सराउंडिंग उनके जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, जब ये मेल्ट होता है तो आगे प्रवाहित होता है धारा के रूप में। तो उन जमे हुए, जो इनके अंदर जमे हुए सेडिमेंट्स थे, डेब्रिस थे, औसाद थे, उनको अपने साथ लेके आगे की ओर प्रवाहित होता है। क्लियर है? और जब वो प्रवाहित होता है तो हमने इरोजन में प्रोसेस देखे थे, 3-4 प्रोसेस, जिसमें एक था एब्रेशन, एक एट्रीशन, ठीक है ना, अपघर्षण, सन्निकर्षण, इस टाइप की प्रक्रियाएं देखी थी। तो आप पीछे वाले वीडियोस में उसको देख सकते हैं। ठीक है, जो इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो था। तो इन प्रक्रिया से अब देखिए, जो ग्लेशियल वाटर है वो आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ उसके अंदर डेब्रिस है, औसाद है, कंकड़ पत्थर, ये सारी चीजें, ये क्या होते हैं, तट से टकराते रहते हैं, कंटिन्यू तट से टकराते रहते हैं। ओके, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होंगे, जिस जिस एरिया से ये नीचे सरफेस पे टकरा रहे हैं वहां पे उसको धीरे धीरे अपघर्षण प्रक्रिया द्वारा, एब्रेशन प्रोसेस द्वारा क्या करते रहते हैं, कट करते रहते हैं, इरोड करते रहते हैं। ठीक है, उसका अपर्दन करते रहते हैं। और ऐसे जब यहां से ये निकल रहा है ग्लेशियर, ये सारे, और मान लीजिए इधर से आ रहा है, इधर से धाराएं आ रही हैं, अब ये नीचे आ रहा है तो यहां पे क्या है, इस एरिया को क्या कर रहा है, पहले तो यहां पे इरोड कर रहा है। ठीक है, और इरोड करने की वजह से, अच्छा यहां पे एक चीज हम ये भी देख सकते हैं, ये जो
वैली है, ये माउंटेन के दोनों तरफ, और ये बीच की जो घाटी है उसको ये कुछ इस तरीके से इरोड कर रहा है कि इसका शेप जो होता है ना ऐसे यू शेप में बन जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यू शेप वैली भी कहते हैं। क्लियर? ओके। तो यू शेप वैली का निर्माण भी कौन कर रहा है? यही ग्लेशियर्स करते हैं, ठीक है, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स है, उसको पूछा जाता है एग्जाम में, यू शेप वैली और वी शेप वैली। वी शेप हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था जब रिवर वाटर की बात कर रहे थे। जो रिवर वाटर इन्हीं एरिया से, जब ये जो मेन रिवर है जब आगे की ओर बढ़ती है काफी स्पीड से, स्लोप से, तो अपने साथ जो ये डेब्रिस होते हैं उनको लेके चलती है। इसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली कुछ ज्यादा इरोजन करते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल इरोजन की वजह से इनकी घाटी जो है काफी डीप इनसाइड चली जाती है और वो वी शेप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो रिवर वाटर था। यहां पे ग्लेशियर वाटर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से स्मूथ इरोजन करता है और ऐसे यू शेप वैली का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है पहली चीज। दूसरा, यू शेप वैली में अगर घाटी के दोनों ओर हम इनके किनारों पे देखें तो मंद ढाल वाली चट्टानें पाई जाती है, जबकि वी शेप में आपको तीव्र ढाल वाली चट्टानों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इससे यू शेप वैली का फॉर्मेशन। अब ये वैली देखिए, जब ये ग्लेशियर वाटर आगे बढ़ रहा है, क्लियर, आगे बढ़ने के बाद ये नीचे यहां से एक जल प्रपात के रूप में, वाटरफॉल जैसा होता है ना, उस टाइप से ये नीचे गिरता है। और ये जो नदी आ रही है ये है मुख्य धारा, ये मेन रिवर है, मेन रिवर कह सकते हैं इसको, मेन चैनल है, मेन चैनल भी बोल सकते हैं इसको। इट इज अ मेन चैनल, ओके, ऑफ रिवर। तो ये चैनल यानी मेन नदी घाटी जो है उसके ऊपर, मेन मुख्य नदी घाटी के ऊपर ये वाली जो घाटी है ये लटकी हुई प्रतीत होती है, जहां से ये जो अलग अलग छोटी छोटी सरिताएं हैं, छोटी छोटी धाराएं हैं, वो क्या हो रही हैं, ऊपर से आके सीधे डायरेक्ट इस मेन नदी घाटी में गिर रही हैं, ठीक है। तो ऐसी टाइप की जो वैली होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इनको कहते हैं हम लोग हैंगिंग वैली, ठीक है, बिकॉज ये मुख्य नदी घाटी के ऊपर इस तरीके से लटकी हुई दिखाई दे रही। क्लियर है? ओके। तो ये हैंगिंग वैली इन्हीं इरोजन से इस तरीके के पहले यू शेप वैली बना रहे हैं, और यू शेप वैली धीरे धीरे क्या होता है, स्टार्टिंग में कैसे रहेंगे, ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, जब यहां से कंटिन्यू ये ग्लेशियर वाटर गिर रहा है तो इसका ये वाला एरिया, इतना एरिया ये कटना शुरू होता है, इरोड होना शुरू होता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये जो है एरिया कुछ ऐसे एकदम वर्टिकल खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब यहां से जो जल गिर रहा है वो आपका इसी तरीके की हैंगिंग वैली फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसका इरोजनल जो फीचर है, लैंड फीचर, ये है आपका कौन सा भाई? हैंगिंग वैली या निलंबित घाटी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक। तो पहला ही बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक लैंड फीचर है जिसको हमने देखा। तो यू शेप वैली और आपकी हैंगिंग वैली, ये दोनों ही आपका यहां पे देखने को मिल रहा है। किससे बन रही है भैया? ये बन रही है ग्लेशियल इरोजन से, ठीक है। ओके, आगे चले हम लोग। इसमें दूसरा नंबर जो है वो है सर्क का, CIRQUE, ओके, इट इज अ शर्क, इसको सर्क बोलते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं सर्क? तो सर्क देखिए, सिंपली सर्क एक ऐसे लैंडफॉर्म है जो इन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर ये ग्लेशियर्स फॉर्म हो रहे हैं, पहली चीज माउंटेनियस एरिया है, दूसरी चीज, तीसरा कि ये ऐसे लैंड फीचर हैं जिसमें उन माउंटेनियस एरिया में किसी रिज के ऊपर, रिज जो ऊंचे उठे हुए स्थल है, रिज के बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, ओके, और उस डिप्रेशन के तीनों ओर, इस तरफ, इधर ध्यान दीजिएगा, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, इसकी 3 साइड्स क्या होती हैं, काफी स्टीप खड़ी दीवार से घिरी होती हैं, ठीक है ना। यहां जो ये दीवार है इसकी, ये काफी तीखे, काफी ढलान वाले होते हैं, ठीक है। जबकि इसका एक साइड जो है वो ओपन होता है, ये वाली साइड देखिए ओपन दिख रही है आपको, तो एक साइड इसका ओपन होता है, और इस साइड में अब यहां से ग्लेशियर वाटर जब मेल्ट होके इस एरिया में एंटर करता है तो यहीं पे कुछ लेक्स का भी फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। वो जो वाटर स्टोर हो जाता है वो लेक्स भी बन जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लैंड फीचर है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, शर्क कहते हैं, ठीक है। इन फिर लेक से धीरे धीरे जल आगे की ओर बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। तो ग्लेशियर वाटर और उसके
जो सराउंडिंग में, यानी ये हम डिप्रेशन की बात करें, इस डिप्रेशन के सराउंडिंग में 3 डायरेक्शन में जब स्टीप दीवार की तरह इसके किनारे खड़े रहते हैं इन चट्टानों के, और बीच वाला जो गहरी घाटी है वहां पर जब वाटर स्टोर हो जा रहा है, ऐसा एरिया तो लैंडफॉर्म्स आपका सर्क कहलाता है, और जब उसी सर्क में क्या होता है, ग्लेशियर वाटर स्टोर हो जाता है, तो उनको हम लोग लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ओके, क्लियर है। चलें आगे। तो ये था आपका सर्क। तीसरा जो है इसको सर्क बोलते हैं। नंबर 3 जो है हमने अभी बात की ही है, यू शेप वैली। यू शेप वैली, यू आकार की घाटी। क्लियर है। तो ये 3 जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं इनको हम लोग यहां पे देखते हैं। ओके, जो कि किससे बन रहे हैं, इरोजन से बन रहे हैं। 1-2 लैंडफॉर्म्स और हैं, उनकी भी बात करने लगे यहां। तो हॉर्न, हॉर्न क्या होते हैं इसको समझिए। हॉर्न मतलब क्या होता है, सींग जैसे हॉर्न बोला जाता है। आपने सुना होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर पढ़े होंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो हॉर्न एक तरीके का ऐसा तीखा किनारा होता है, ऐसा स्टीप साइडेड जो टॉप होता है वो ऐसे निकला हुआ है, ऐसे किनारे जो 2 या 2 से अधिक डायरेक्शंस के द्वारा इरोजन हो। मान लीजिए सपोज दैट ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये लगभग चारों ओर से एक डोम शेप में बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें मान लो इस डायरेक्शन से भी क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स वाटर नीचे आ रहे हैं, इसके इस डायरेक्शन से भी नीचे आ रहे हैं पिघलकर, इस डायरेक्शन से भी नीचे आ रहे हैं, और पीछे वाली डायरेक्शन से भी नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो इधर वाला डायरेक्शन क्या करेगा, इधर का इरोजन करेगा। इधर वाली जो धारा है इस तरह, इस साइड को, इस फेस को इरोजन करेगी, और इस डायरेक्शन वाली जो धारा है वो इधर को इरोजन करेगी। तो ऐसे में क्या होता है, इस जो ये डोम शेप में कभी था, राउंडेड, चारों ओर से राउंडेड था, वो कैसा बन जाता है, इधर से ऐसा, इस तरफ से ऐसा, बैक साइड से ऐसा, और उधर से भी ऐसा। ठीक है, तो इसके इस तरीके से किनारे बन जाते हैं, और जो ये टॉप है वो आपका एक सीड्स के रूप में, नुकीले सीड्स के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे लैंडफॉर्म्स इनको हॉर्न कहा जाता है। ठीक, तो इसमें हॉर्न में क्या ध्यान रखना है आपको, हॉर्न ऐसे रिज के किनारे हैं जो कि हॉर्न, पहली चीज तो हॉर्न रिज का ऐसा फॉर्मेशन है जिसके 2 या 2 से अधिक साइड जो है वो इरोड हो, पहली चीज। ओके, यानी खड़ी ढलान वाली हो, और साथ ही साथ उसका जो शीर्ष होता है वो कैसा होना चाहिए, एक टॉप शीर्ष जो है वो पिन पॉइंट जैसा। तो ऐसे जो एरिया होते हैं, लैंडफॉर्म होते हैं, उनको हम लोग हॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ग्लेशियर और इस माउंटेनियस एरिया में, हाई एल्टीट्यूड एरिया में आपको इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है भाई, ओके। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी, ओके, साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया, आप भी शायद इसको ऑब्जर्व करिए, देखिए जरा कि क्या कारण है। ओके, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कारण है कि जो, अगर हम बात करें, ये हमारा अर्थ है मान लीजिए, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, ये आपका आर्कटिक और ये अंटार्कटिक सर्कल हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि क्या कारण है कि जो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो इक्वेटर के क्लोज मिलते हैं। समझ रहे हैं क्वेश्चन, वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है वो इक्वेटर के आसपास वाले, यानी इक्वेटर से लेके 30 डिग्री वाले एरिया के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है, और इन पोलर रीजन में इतने हाइटेड माउंटेन नहीं मिलते। तो इसके पीछे जो रिसर्च की गई थी उनमें, उस साइंस जर्नल थी एक, उसमें बताया गया कि उसके पीछे एक ग्लेशियल इरोजन बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, ग्लेशियल इरोजन जो होता है ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत प्रभावकारी इरोजनल एजेंट होता है। ठीक, जब अभी हमने बताया था कि जब ग्लेशियल वाटर आगे की ओर बढ़ता है, शिफ्ट करता है, तो इसमें क्या होता है, अपने साथ इन रॉक डेब्रिस को लेके चलता है, अवसादों को, कंकड़ पत्थर टुकड़ों, बड़े चट्टानों को एक साथ लेके चलता है। इसकी वजह से सामने आने वाली जो चट्टानें होती हैं उनको ये तोड़ता भी जाता है, साथ ही साथ जहां से ऊपर से मेल्ट होके आ रहा है उसके चारों ओर जो चट्टानों को उसने कवर कर रखा था, ओके, अब उसको जब आगे की ओर लेके बढ़ता है, पिघलता है, मेल्ट होता है, तो उन चट्टानों को वेदर्ड भी करता रहता है, कमजोर करता रहता है, जिसकी वजह से वो टूट टूट के अलग होती रहती है और हाई
हाई अपनी एक्वायर नहीं कर पाती, एक हाइटेड लेवल जो है तो उसको एक्वायर नहीं कर पाते हैं वो इन सब एरिया में, ठीक है, जो पोलर रीजन है। ओके, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह आपको जनरली देखने को मिलेंगे। तो उसके पीछे साइंटिस्ट ने क्या सर्च दिया कि ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है कि इन एरिया में ग्लेशियर्स हैं और वो इनका इरोजन ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ के माउंटेन जो होते हैं ज्यादा हाइटेड नहीं हो पाते हैं, उनकी जितनी हाइट बढ़ती जाती है इरोजन उतना ही ज्यादा उनपे इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। ओके, लेकिन अगर हम इक्वेटर के आसपास का एरिया देखें तो यहाँ पे 30 डिग्री ट्रॉपिकल रीजन तक की बात कर ले तो इन सब एरिया में इतना, अगर हम देखें, देखिए दो चीजें होती हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसको। ये मान लो दो माउंटेन है, ये वाला पोलर रीजन वाला माउंटेन है और ये वाला आपका इस ट्रॉपिकल रीजन वाला माउंटेन है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहां पे जो स्नो लाइन होती है, स्नो लाइन कहते हैं जहां से स्नो आपका ऊपर शुरू हो रहा है या जहां पे वेजिटेशन आपकी जाके खत्म हो रही है, ठीक है। तो यहां स्नो लाइन काफी हाइट पर मिलता है, ठीक है, यानी जो ग्लेशियर्स हैं वो ऊंचाई पे मिलते हैं। लेकिन अगर वहीं पोलर रीजन की बात करें तो यहाँ पे ग्लेशियर्स काफी नीचे, क्योंकि भाई ऑलरेडी वो इतना ठंडा है तो वहां पे ग्लेशियर्स काफी कम हाइट से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, क्लियर है। तो ऐसी सिचुएशन में इन ये जो चट्टाने हैं ये ज्यादा इरोजनल एजेंट के अंडर होती हैं, जबकि यहां पर देखें तो थोड़ा ही एरिया इरोजनल एजेंट के अंडर में होता है, ठीक है। दैट्स वाई जो पोलर रीजन के माउंटेन होते हैं वहां पे इरोजन क्या होता है एज कंपेयर टू इन ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ के माउंटेन से ज्यादा इरोजन होता है। इसकी वजह से उनकी हाइट भी क्या होती है, पोलर रीजन वालों की कम होती है, ठीक है। तो आपको वर्ल्ड के जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो इन सब एरिया में देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख ले हिमालय हो गया, ठीक है, जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलती हैं, क्लियर। तो ये सब एग्जांपल इसमें हो सकते हैं। इन सब एरिया में मैक्सिमम हाइट 2000, 1500, 1600 ऐसे मीटर हाइट पे आपको माउंटेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे रिसर्च पेपर में था, तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। चलिए आगे चले तो भाई इसमें हम बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ 3-4 इरोजनल फीचर देखे जो आपको जानने के लिए महत्वपूर्ण है। पहला था हैंगिंग वैली, जिसकी हमने बात की। ऐसी वैली, ऐसी नदी घाटी, ऐसी, हाँ, जो मुख्य धारा से, जो मुख्य नदी घाटी के ऊपर लटकती हुई प्रतीत होती है, ओके। और किससे बनी है, ग्लेशियल इरोजन से बनी है। इसको हम लोग निलंबित घाटी या हैंगिंग वैली कह रहे हैं, क्लियर। दूसरा था हमारा सर्क इस तरीके के 3 तरफ से घिरे हुए किनारों वाले एक डिप्रेशन है, गर्त एरिया है, जहां पे क्या होता है, जिसका एक साइड जो होता है वो ओपन होता है, ठीक है, ओके। ऐसे एरिया क्या कहलाते हैं, आपके सर्क कहलाते हैं, ठीक। दूसरा है, नेक्स्ट है आपका हॉर्न। जब वो 2 से अधिक साइडेड से क्या होता है, इरोड होता है, तो उसका जो टॉप होता है ना वो पिन पॉइंट जैसा हो जाता है, नुकीला हो जाता है। तो इस नुकीले टॉप वाले जो ऐसे माउंटेन या रिज होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, हॉर्न कहते हैं, ठीक है, ओके। और जब इन्हीं सर्क में जब लेक्स भर जाती है तो वाटर क्या होता है कि ग्लेशियर वाटर स्टोर हो जाता है, तो वहां पे इससे ही निर्मित एक लेक्स बनती है, सर्क लेक्स, ठीक है। तो ये कुछ आपके फीचर्स थे, इनको ध्यान दे सकते हैं। आगे चलें भाई हम लोग। चलिए बात करेंगे हम लोग इरोजनल के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। कौन सा, नंबर 2 है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, यानी निक्षेपित जो स्थल स्वरूप है उनकी बात करेंगे। किससे निक्षेपित, इन्हीं ग्लेशियल वाटर से निक्षेपित, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको ग्लेशियर्स, ठीक है भाई। और ये आगे की ओर इधर बैक साइड में बढ़ रहा है, रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स कह दिया, बढ़ रहा है मतलब कि ये मेल्ट हो रहा है, जमता है, मेल्ट हो रहा है, जमता है। तो इसकी वजह से आपको इस तरीके से इसका स्लोप भी इधर दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे जब ये मेल्ट होके आगे बढ़ते हैं तो इनके जो ये तट है, ये जो तट वाला एरिया है, यानी इनका जो बॉटम है, फुट हिल है, इसके ग्लेशियर का जो फुट एरिया है, वहां पे जो औसाद सेडिमेंट्स मौजूद होते हैं, उन औसादों में बात करें हम लोग तो बेसिकली आपके जो रॉक डेब्रिस होते हैं, ठीक है ना, चट्टानों के छोटे टुकड़े होते हैं, इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं। अब वो क्या होते हैं, वो इन धारा से, ये मान लो ये एक धारा यहां से प्रवाहित हो रही है, दिख रही होगी आपको, बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं जा रही हैं।
ये प्रवाहित होती हैं तो उन डेब्रिस को लेके चलती हैं, ठीक है भाई। अब उनको लेके जब चलती हैं, इन अवसादों को जब आगे ले जाके इस तरीके से डिपॉजिट कर देती हैं, ऐसे डिपॉजिट करती हैं कि ऐसी कुछ आकृति बन जाती है, ठीक है। ऐसी आकृति वाले जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ड्रमलिन। ओके, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में सबसे पहला फीचर क्या है आपका, ड्रमलिन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे गए हैं ये सब टर्म जो है, तो ध्यान रखिएगा। तो ग्लेशियल वाटर उसके द्वारा बहाकर ले गए जो अवसाद हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनका क्या होता है, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, और इस डिपोजिशन की वजह से धीरे धीरे एक पॉइंट पर वो स्टोर हो जाता है। अब होता क्या है कि उसके अंदर, वाटर के अंदर वो मौजूद रहते हैं, उन्हीं के साथ लुढ़कते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी पॉइंट पे जाके मान लो अगेन वो फ्रीज हो गए, ठीक। फ्रीज होने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर वो जो सेडिमेंट्स थे वो क्या हुआ, वो वहीं पे आपस में एक्युमुलेट हो गए। अब बाद में जब समर टाइम आता है या ऐसा होता है कि दिन के समय टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, तो ये जब वाटर मेल्ट होता है, तो सॉरी ग्लेशियर मेल्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, जो एक्युमुलेटेड सेडिमेंट्स थे वो इसी तरीके से, एक ये जो शेप है इसका रिवर्स बोट टाइप शेप है ये, जैसे मान लो नौका होती है ना, नाव, छोटी वाली नाव होती है, अगर हम उसको कुछ उल्टा कर दें तो इस तरीके की आकृति में ये आपको लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, तो उन अवसादों का डिपोजिशन हो जाता है इसमें, ये सारे अवसाद यहीं पे स्टोर रहते हैं। इसके ऊपर आइस कवर्ड था, ठीक है, अब वो आइस मेल्ट हो गया, वो तो बह के चला गया, ये अवसाद आपको वहीं पे पड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इसी अवसाद के एक्युमुलेशन से, यहाँ पे जमा होने से आपके क्या बनते हैं भाई, ड्रमलिन्स बनते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग ड्रमलिन्स। क्लियर है, ओके। अब इन ड्रमलिन्स में आगे अगर हम बढ़े तो बात करते हैं हम लोग, जब इनकी लेंथ कुछ ज्यादा लंबी हो जाती है, देखिए जब ये धाराएं बह रही हैं आपस में, ऐसे दूर तक जा रही हैं और साथ ही साथ अवसादों को भी लेते हुए जा रही है, ठीक। तो जब इस तरीके से बहती जाती हैं और अगर ये फ्रीज हो जाती हैं, ठंडी होने पे, टेम्परेचर गिरने पर क्या होता है, जमने लगती हैं, तो इनके अंदर जो मौजूद क्या होते हैं, सेडिमेंट्स, अवसाद होते हैं, वो एक लंबी श्रृंखला के रूप में इस तरीके से जम जाते हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरीके के जो लैंडफॉर्म्स हैं आपके क्या कहलाते हैं भाई, एस्कर। आपको ये दिख रहा होगा इधर, ओके। तो ऐसे जमे हुए अवसाद जो होते हैं एक लंबी श्रृंखला में जो दिखाई देते हैं, उनको हम लोग एस्कर कहते हैं, ठीक है। एस्कर को, जैसे आप अभी तो आपने विंड वाला हमने पढ़ाया नहीं है, विंड में जब बात करेंगे इससे कंपेयर भी कर देंगे, वहां पे सैंड ड्यून्स और बरखान वगैरह जो है, कुछ ऐसा ही एग्जांपल वहां पे भी देखा जाएगा, लेकिन वो विंड से होगा। तो इसको क्या कहते हैं, एस्कर। तो नंबर सेकंड जो लैंडफॉर्म है वो है हमारा एस्कर, ओके। अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आगे चलें, एक टर्म आता है तीसरा, मोरैन। अच्छा, इसको एस्कर को एस्कर बोलेंगे, ड्रमलिन को ड्रमलिन बोलेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। मोरैन क्या होता है इसको समझिए। मोरैन को हिंदी में कहते हैं हिमोड़। क्या कहते हैं भाई, हिमोड़, ओके। देखिए आपने पहले नाम सुना होगा जलोड़, एक टर्म होता है जलोड़, इसको कहते हैं एलुवियल्स, ओके। तो ये एलुवियल्स जो होते हैं या जलोड़ होते हैं, ये क्या होते हैं, इस टर्म को अगर हम डिफाइन करें तो ये ऐसे अवसाद होते हैं जो किसके द्वारा, नदी जल द्वारा बहाकर लाए गए होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जलोड़। जलोड़ बेसिकली आपके एलुवियल सेडिमेंट्स हैं, अवसाद हैं जो नदियों के द्वारा प्रवाहित करके लाए जाते हैं। अगर वहीं पे नदी की जगह हम हिमानियों को यूज कर ले, हिमानी मतलब ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स को यूज कर ले, तो नदी या हिम के द्वारा, हिमनद द्वारा जो बहाकर लाए गए अवसाद होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, इसी तरीके से हिमोड़ कहते हैं, ठीक है। तो मोरैन क्या है आपके, मोरैन आपके इन्हीं ग्लेशियल वाटर द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद हैं, इन्हीं को हिमोड़ कहते हैं। इन्हीं अवसादों से, हिमोड़ों से क्या बना है, ड्रमलिन बना है, एस्कर बना है। क्लियर है, तो इनको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे एंड मोरैन। अब क्या है, जब ये अवसाद आगे दूर तक जाते हैं, ठीक है, अगर हम ग्लेशियर्स को देखें तो ग्लेशियर्स के 3 एज में डिफाइन करें अगर हम लोग, ये इसकी यंग एज है जिसमें ग्लेशियर्स फॉर्म हुए हैं धीरे धीरे छोटी छोटी धाराओं में, ये इसकी यूथ एज है, ये इसकी ओल्ड एज है। ओल्ड एज में जब ग्लेशियर्स वाटर पहुंचते हैं, ओके, तो क्या होता है,
ये जो हिमोड है, मोरैन है, उन मोरैन्स को आगे ले जाके फैला। अब यहाँ पे जब इस घाटी में इस एरिया में आता है तो ये फैल के चलता है, काफी दिख रहा होगा यहाँ पे, काफी पतली धारा में आगे की ओर फैल के। तो यहाँ पे क्या करता है वो, आसपास जो है इन हिमोड को निक्षेपित करता हुआ आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनके निक्षेपण से कॉन्टिन्यू डिपोजिशन से एक प्लेन बन जाता है, ठीक है। ओके इस तरीके के जो प्लेन होते हैं दैट इज आउट वॉश प्लेन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, आउट वॉश प्लेन कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में जो टर्म दिया जाता है, हिंदी में इसके टर्म का नाम है भाई हिमानी धौत मैदान। आउट वॉश ज्यादा इजी है थोड़ा, हिमानी धौत मैदान। ओके आप हिंदी में याद रखना है हिंदी में रखिए, इंग्लिश में रखना है इंग्लिश में। आउट वॉश प्लेन, क्लियर। तो इस तरीके से आउट वॉश प्लेन बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ बात करें तो जो गंगा यमुना का मैदान है, ठीक है, तो वो एक जलोढ़ मैदान है एक तरीके से कहें, यानी एलुवियल सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बना है, क्लियर है। ओके जैसे उसी में हम उसके स्थल स्वरूपों की बात करें, खादर हो गया, बांगर हो गया, भाबर, तराई, ये सब क्या है, इसी तरीके के जलोढ़ों से निर्मित है ना, उनके निक्षेपण से। सिमिलरली यहाँ पे जब हिमोड़ों से निर्मित इस तरीके के मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, आउट वॉश प्लेन या हिमानी धौत मैदान कहते हैं, क्लियर है। ओके तो भाई इस तरीके से कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स थे उनको देखने को हमको मिलता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में ये जो ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स के द्वारा हमने दो महत्वपूर्ण चीजें देखी। पहला था इरोजनल लैंडफॉर्म्स। एक बार अगेन क्लास को मैं रिवर्स करूं और हम बात कर लेते हैं तुरंत, एक मिनट रिवाइज कर लें। इरोजनल लैंडफॉर्म में कौन कौन सा देखा, सबसे पहले यू शेप वैली, ओके ये बना रही है। अब यू शेप वैली इधर से नीचे गिर रही है, दैट इज हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली हो गया, यहाँ पे ये जो तीन किनारों से घिरा हुआ ये डिप्रेशन है जिसका एक साइड खुला हुआ रहता है, इसका माउथ खुला रहता है, इसको कहते हैं हम शर्क। ओके इसी में लेक जमा हो जाती है, उनको टिल लेक्स या शर्क लेक्स भी कह सकते हैं हम लोग। और जब किसी ऐसी रिज जो दो या दो से अधिक डायरेक्शन के द्वारा इरोड होती है और उसका जो चोटी होता है, उसका शीर्ष होता है वो नुकीला हो जाता है, तो ऐसे लैंडफॉर्म्स को हम कह लेते हैं हॉर्न। हॉर्न को हिंदी में कहते हैं श्रृंग, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म्स इसमें। दूसरा चलते हैं हम लोग, अभी हमने जो बात की डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में जब ये हिमोड आगे की ओर बढ़ते हैं ग्लेशियर्स के साथ, तो भाई इनके जमा होने से ड्रमलिन्स, और जब इनकी लेंथ ज्यादा हो जाती है तो एस्कर, ओके। और फिर आगे जब यही आगे प्लेन में अपने ग्लेशियर्स के ओल्ड एज में पहुंचते हैं, वहां पे ये प्लेन के रूप में इनको डिपॉजिट कर देता है, किसको, हिमोड़ों को। तो यहां से एक प्लेन बनता है, मैदान बनता है, जिसको आउटवॉश प्लेन, आउटवॉश मैदान या हिमानी धौत मैदान कहते हैं, क्लियर है। ओके तो ये कुछ हमारे ग्लेशियल इरोजन एंड डिपोजिशन से निर्मित स्थलाकृतियां थी। ओके प्रीलिम्स के लिए ये टर्म्स जो है, इसमें ड्रमलिन्स हुआ, एस्कर हुआ, ये बड़े महत्वपूर्ण टर्म्स हैं। ओके तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा फिर से। ओके चलिए तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। कल लास्ट इसका सेक्शन रहेगा जिसमें हम लोग विंड और इसके इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स आल्सो फॉर मेंस, ओके ना। तो ठीक है, तो इस सेक्शन का हमारा लास्ट वीडियो कल रहेगा जिसमें हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस और उससे फॉर्मेशन होने वाली लैंडफॉर्म्स, हालांकि ये थोड़ी आपकी सीरीज टाइप की एक बन गई है, इसमें 5-6 वीडियो आ चुकी हैं, ठीक है। तो बट ये इंपॉर्टेंट है ना भाई कि आप अगर किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके, अगर एक ही वीडियो में 30-40 मिनट की वीडियो में आपको सारी चीज घुसा के दे दिया जाए, ठीक है ना, वहां आपको क्लियर होगा ना ही वही जस्टिफाई भी होगा, ठीक है। तो इसलिए एक एक टर्म को लो, आराम से समझो, एक बार समझ लिया तो वो हमेशा के लिए परमानेंट, आपको उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन नामों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फिगर देखते ही, नाम सुनते ही इमेज ध्यान आ जाएगा कि हाँ भाई हमने ड्रमलिन्स की बात की थी, इसी उल्टी बोट के टाइप से ये बनते हैं, ठीक है ना। हमने एस्कर की बात की थी, ऐसे बनते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग एक बार अगेन अच्छे से इसको देखिए। आगे हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अगले टॉपिक इसी टर्म के अगले प्रोसेस में विंड इरोजन के साथ, डिपोजिशंस के साथ, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए आप लोग, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।